नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। दरअसल आज हम यूजीसी नेट के प्रथम प्रश्न पत्र के विषय में चर्चा करेंगे। प्रथम प्रश्न पत्र की जब हम बात करते हैं या चर्चा करते हैं या उसके पढ़ने के लिए हम अपनी तैयारी के लिए उसका उपयोग जानने का प्रयास करते हैं तो अक्सर कंफ्यूजन बना रहता है, हम संदेह के घेरे में होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र के लिए हम क्या पढ़ें? प्रथम प्रश्न पत्र हर विद्यार्थी की समस्या बना हुआ है, हर एस्पिरेंट्स की समस्या बना हुआ है जो यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं। खासकर जो फ्रेशर हैं, जो नए विद्यार्थी हैं, उनके लिए हम यह समझ नहीं पाते, हमें अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पाता प्रथम प्रश्न पत्र के लिए हम कौन कौन से साधनों पर निर्भर रहें। तो आपकी बहुत सारी समस्याएं प्रथम प्रश्न पत्र को लेकर के होती हैं, उन्हीं को लेकर के हम उपस्थित हैं आपके बीच। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज हमारा जो विषय है वो प्रथम प्रश्न पत्र की रूपरेखा, उसके तैयारी करने के तरीके को लेकर के है, कैसे हमें तैयारी करना चाहिए। सर्वप्रथम बात करेंगे हम प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में, थोड़ा सा इंट्रो हो जाता है तो ज्यादा बेहतर रहेगा। प्रथम प्रश्न पत्र यूजीसी नेट परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कुल मिलाकर के जो हमारा कट ऑफ मार्क्स होते हैं, जिसे हमें जो हमारी क्वालिफिकेशन, जो हमारी क्वालिफिकेशंस होती हैं, जो हमारे कट ऑफ मार्क्स होते हैं यूजीसी नेट के लिए पास करने के लिए, उसमें प्रथम प्रश्न पत्र की महती भूमिका होती है। क्योंकि प्रथम प्रश्न पत्र में अगर विद्यार्थी अच्छा स्कोर करता है तो वह बहुत ही आसानी से अपनी सफलता के नजदीक पहुंच जाता है। प्रथम प्रश्न पत्र विद्यार्थी को एक अच्छी स्कोरिंग करने के लिए एक अच्छा आयाम है। हम कह सकते हैं कि अगर आपने प्रथम प्रश्न पत्र को सही से पढ़ लिया, उसमें अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लिए, तो सीधी सी बात है आप जेआरएफ क्वालिफाई हो सकते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए आपको 10 अलग अलग टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या 50 रहती है, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। अगर इन 50 प्रश्नों में से आप 30 प्रश्न तक सही कर लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से नेट और जेआरएफ पास कर सकते हैं। अगर आप 30 से 35 तक प्रश्न सही करते हैं तो आप एकदम सेफ मोड में होते हैं अपने एग्जाम को पास करने के। तो क्या हो, कैसे पढ़ें हम, क्या पढ़ें जिससे कि हम आसानी से 30-35 अंक प्राप्त कर लें, 30-35 प्रश्न सही कर लें और 70 नंबर तक आपके सही हो सकें। अब मैं अपना अनुभव बता देता हूं। मैंने लगातार यूजीसी नेट की परीक्षा 6 बार उत्तीर्ण की है। कई बार प्रथम प्रश्न पत्र एक अच्छी भूमिका अदा करता है, कई बार हमारा सब्जेक्टिव जो द्वितीय प्रश्न पत्र है वो अच्छी भूमिका अदा करता है। और अगर इन दोनों का संबंध अच्छा बन जाता है तो कहीं ना कहीं हम अच्छी रैंक भी प्राप्त कर सकते हैं यूजीसी नेट में। प्रारंभिक अवस्था में जब मैंने परीक्षा प्रारंभ की थी तो मुझे इतना अनुभव नहीं था कि यूजीसी नेट के लिए प्रथम प्रश्न पत्र को कैसे पढ़ें। मेरे मन में विचार आता था कि प्रथम प्रश्न पत्र बहुत ही कठिन विषय है, इसको पढ़ना हमारे लिए मुश्किल, बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन हम धीरे धीरे अपने अनुभवों से सीखते रहे और आज के दौर में प्रथम प्रश्न पत्र में हम अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर लेते हैं और बिना पढ़े, क्योंकि यह सब समझ का खेल है। अगर आप समझ गए प्रथम प्रश्न पत्र को तो आप भी अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो।
पढ़ने को तो आप जीवन पर्यंत पढ़ते रहें, लेकिन अगर आप अच्छी रणनीति अपना लेते हैं और तो आसानी से अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाते हैं। मैं बताऊं आपको कि प्रथम प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मैंने किसी किताब का सहारा नहीं लिया। हाँ, प्रथम प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए आपको अपने सिलेबस का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। आप अपने सिलेबस को 2 से 3 बार दोहराएं, उसको अच्छे से समझ लें। सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। अगर सिलेबस आपको पता है, आपने सिलेबस को समझा है, तो उसी आधार पर अपनी तैयारी को प्रारंभ करें। तो सबसे पहला काम उन विद्यार्थियों के लिए जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं यूजीसी नेट में, आप अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ लें। 2-3 बार बारीकी से पढ़ें, उसको समझने का प्रयास करें। सिलेबस अच्छे से समझ में आ जाने के बाद ही आप अगले स्टेप पर कदम रखें। अब हम बात करते हैं, सिलेबस आपने अच्छे से समझ लिया। सिलेबस को समझने के बाद आपको यह पता लग गया कि क्या क्या पढ़ना है हमें, क्या नहीं पढ़ना है। हम एक बार फिर से आपको बता दें कि यूजीसी नेट को पढ़ने के लिए जो आपका सिलेबस निर्धारित किया गया है, उसमें हमको जहां तक लगता है, क्योंकि हमारा एक 6 बार नेट क्वालिफाई करने का अनुभव है, तो मुझे पता है कि क्या पढ़ना है आपको, कैसे पढ़ना। अच्छा, मैं अपना बताता हूं, मैं जैसे बताऊं आपको, मैं उसी हिसाब से पढ़ता हूं। हमारा पढ़ने का तरीका वही है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं हमेशा शिक्षण अभियोगिता का जो टॉपिक रहता है, टीचिंग एप्टीट्यूड जिसे कहते हैं, वो मैं पहले पढ़ता हूं, क्योंकि हमको लगता है कि अगर इसको अच्छे से समझ ले तो, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ही अगर अच्छे समझते हैं तो आप उसमें उसके 5 प्रश्न आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, तो आसानी से आप 4 और 5 के पांचों प्रश्न कर सकते हैं, अगर आपने अच्छी समझ विकसित कर ली तो। और मुझे लगता है कि अब शिक्षा के फील्ड में आप कदम रख रहे हैं, आप एक अध्यापक बनने के प्रयास में हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि पहला टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभियोगिता आपको पढ़ना चाहिए, वहीं से स्टार्टिंग करनी चाहिए। तो और ये बहुत ही व्यवहारिक है, ये बहुत ही व्यवहारिक है। इसीलिए मैं बताता हूं कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना चाहिए और उसको अपने व्यवहार में लाना चाहिए। आसानी से आप यहां से 4-5 प्रश्न तैयार कर सकते हैं। अगर मान के चलिए आपने 5 नहीं कर पाए, फिर भी आप 3 प्रश्न आसानी से कर सकते हैं। तो आपको पढ़ना क्या है टीचिंग एप्टीट्यूड में? सबसे पहले तो शिक्षा क्या है, शिक्षण क्या है, शिक्षण की कौन कौन सी अवधारणाएं हैं, अच्छे शिक्षण की क्या विशेषताएं हैं, शिक्षा प्राप्त करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, शिक्षण और शिक्षा में अंतर क्या है, शिक्षा के दार्शनिक जो पहलू हैं उन पर हमें ध्यान देना चाहिए। हाँ, आप एक अच्छे शिक्षक बन जाते हैं, आप शिक्षक बन गए तो ये कैसे जज होगा कि आप एक अच्छे शिक्षक हैं? आप कक्षा में विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, है ना? ये बहुत ही व्यवहारिक चीजें पढ़ने के लिए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड टॉपिक में। आप अपने एक बार सिलेबस को अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि कितना व्यवहारिक है ये सब। और अगर ये आपने कर लिया, इसको आपने अच्छे से पढ़ लिया, आगे आने वाले टॉपिक जो हैं, शीर्षक हैं, आपके लिए बहुत ही आसान हो सकते हैं। कुल मिलाकर के मेरा मानना यही है कि आप सबसे पहले शिक्षण अभियोगिता टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक पढ़ें, उसको अच्छे से समझने के प्रयास करें, है ना? तो इसमें आपको सारी चीजें समझनी है। शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच के संबंध को अच्छे से समझना है। कक्षा में अगर विभिन्न प्रकार के अलग अलग माइंड लेवल के विद्यार्थी बैठे होते हैं, तो उनको कैसे आपको समझना है, विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाना है ना? तो ये सारी चीजें, मूल्यांकन का तरीका क्या होना चाहिए, तो ये चीजें शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षण के क्षेत्र में कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं, उन बाधाओं का निवारण क्या हो सकता है, ये सब चीजें पढ़नी चाहिए हमें। औपचारिक शिक्षा क्या है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है ना? ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है आगे की परीक्षा, आगे के टॉपिक पढ़ने का। हमको लगता है कि आप अगर शिक्षण अभियोगिता अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद में आप दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे शोध अभिवृत्ति। अगर इसको आप अच्छे से पढ़ते हैं, शोध अभिवृत्ति को, तो हमको लगता है कि आपका ये सेकंड होना चाहिए, सेकंड टॉपिक जो आपको पढ़ना है। कुल मिलाकर के यहां पर आपको नई नई रिसर्च के बारे में बताया जाएगा। यहां पर शोध क्या है,
शोध कितने प्रकार का होता है। हाँ, अगर आप शोध करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किन किन स्तरों से गुजरना पड़ेगा और शोध में नैतिकता क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, परिकल्पना क्या है, शून्य परिकल्पना क्या है, शिक्षा रिसर्च से संबंधित जो विभिन्न अवधारणाएं विकसित की गई उन अवधारणाओं के बारे में समझना है, जानना है। ये सारी चीजें हमको समझनी है। शोध का लाभ क्या है, कितने चरण से गुजरना पड़ता है अगर हम कोई शोध करते हैं, कोई नए टॉपिक की रिसर्च करते हैं। तो इसके साथ में शोध की कौन कौन सी पद्धतियां हैं, है ना, शोध, ऐतिहासिक शोध क्या है, इसके बाद में अलग अलग तरीके से, है ना, आपको पढ़ना है। और शोध पत्र कैसे लिखा जाता है, इसकी के साथ में सेमिनार क्या है, सेमिनार, वर्कशॉप, इन सभी चीजों के बारे में हमें विस्तृत तरीके से पढ़ना, समझना है। मुझे जहां तक मेरा मानना है, अगर आपको जरा सा भी लगता है कि ये रिसर्च एप्टीट्यूड का टॉपिक बहुत ही कठिन है, मुझे समझ में नहीं आता, अगर आपने इसको बारीकी से समझ लिया, आपने 2 बार भी पढ़ लिया इस टॉपिक को, तो आसानी समझ में आ जाएगा। और अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो मुझे लगता है कि अगर आप 4 नहीं कर पाते हैं, 3 प्रश्न बहुत आराम से हल कर सकते हैं, क्योंकि इतना अच्छा है टॉपिक। अगर आप इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो बहुत ही मजा आता है इसको पढ़ने में। और यही ना, आपको इसमें इंटरेस्ट जब पैदा हो जाएगा तो बहुत अच्छे ढंग से आप इसको कर सकेंगे। और इसमें बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी पहले से ही, अगर मास्टर चूंकि आप कर चुके हैं तो आप रिसर्च के बारे में कुछ ना कुछ पहले से ही जानते हैं, तो ये आसान हो जाता है। इसीलिए मैंने सेकंड नंबर पे रखा है, आप पहले शिक्षण अभियोगिता पढ़ें, उसके बाद में आप शोध अभिवृत्ति वाला टॉपिक टच करें, उसको पढ़ें। ये 2 टॉपिक पढ़ने के बाद में तीसरा टॉपिक आता है संप्रेषण का, कम्युनिकेशन का। हमको लगता है, जहां तक मैं पढ़ता हूं इसी तरीके से पढ़ता हूं, सबसे पहले शिक्षण अभियोगिता पढ़ता हूं, फिर शोध अभिवृत्ति पढ़ता हूं, उसके बाद में मैं संप्रेषण वाला टॉपिक पढ़ता हूं। क्योंकि संप्रेषण में आप सारी चीजें समझेंगे कि संप्रेषण क्या है, एक पक्षीय संप्रेषण, द्विपक्षीय संप्रेषण या बहुपक्षीय संप्रेषण क्या है ना। तो ये अब इसको अच्छे से, कम्युनिकेशन पढ़ने का मतलब है कम्युनिकेशन के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, उसके निराकरण के क्या क्या उपाय हैं, तो एक सफल कम्युनिकेशन कैसे किया जा सकता है, संप्रेषण के कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं, किन किन चैनलों के माध्यम से ये किया जाता है, प्रभावी संप्रेषण कैसा है होना चाहिए, इसको बारीकी से पढ़ लेते हैं तो मुझे बहुत ही सरल है, आसान भाषा में है। और ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, इंटरनेट और टीवी चैनल, विभिन्न माध्यमों से हम संप्रेषण कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें ऐड करनी है, पढ़नी है इनको। इंटरनेट के बारे में भी पढ़ना है, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, जो कम्युनिकेशन के माध्यम हमारे हैं, उनको सबको इसमें पढ़ लेना है ना। सोशल मीडिया को इसमें ऐड करके पढ़ना है, इंटरनेट को पढ़ना है, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है आपको। तो संप्रेषण और एक आईसीटी टॉपिक आएगा, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप कम्युनिकेशन सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं, संप्रेषण का टॉपिक कंप्लीट कर लिया, तो वो आसान हो जाता है आईसीटी पढ़ना हमारे लिए। इसको अच्छे से पढ़ना है। मुझे जहां तक उम्मीद है, आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 3 प्रश्न यहां से भी आसानी से सही कर सकते हो। इसके बाद में ये 3 टॉपिक पढ़ने के बाद में हमको लगता है कि अब यहाँ पर आपको रीडिंग कंप्रिहेंशन कर लेना चाहिए। रीडिंग कंप्रिहेंशन, पठित गद्यांश को आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इसमें क्या होना है कि इसमें ज्यादा समय नहीं लगाना है आपको। आप 2-4 गद्यांश को पढ़ने के बाद उनका हल करना शुरू करें। यानी कि आपने टीचिंग पढ़ा, आपने रिसर्च पढ़ा, आपने कम्युनिकेशन पढ़ा, यानी कि थोड़ा सा आपका मस्तिष्क ना काम करना शुरू कर देता है, आपकी समझ विकसित हो जाती है। और ये वो स्तर होगा जब आप आसानी से अपने गद्यांश को करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप में वो दार्शनिक सोच पैदा हो जाती है इतना पढ़ने के बाद। तो अपठित गद्यांश आप आसानी से पढ़ करके उसको हल करने का प्रयास कर सकते हैं, और मुझे लगता है आसानी से कर भी लेंगे। हमारा तरीका यही था कि मैंने सबसे पहले उन टॉपिक्स को पढ़ा, उन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद में फिर हमने एक जो पैराग्राफ आता है, अपठित गद्यांश आता है, इसको हल करने का प्रयास किया और आसानी से हो गया, क्योंकि मेरे अंदर वो दार्शनिक विचार आने लगे, मेरी सोचने की क्षमता बढ़ गई
और समझने की क्षमता बढ़ गई, मैंने आसानी से उसको करना प्रारंभ कर दिया। और आपको बता दें कि आपने ना पैराग्राफ को अगर पढ़ लिया, सही से समझ लिया, फिर आपको उसके पांचों प्रश्न हल कर सकते हैं। एक पैराग्राफ में 5 प्रश्न आते हैं, आसानी से आप उनको हल कर सकते हैं। तो पूरे पूरे 5 प्रश्न आप इसमें हल कर सकते हैं। आप सोचिए, टीचिंग एप्टीट्यूड में आपने एक एवरेज मैंने माना है, आपने 4 प्रश्न सही किए, रिसर्च में आपने 3 प्रश्न सही किए, कम्युनिकेशन में आपने 3 प्रश्न सही किए, तो 3 3 6 और 4 10 प्रश्न आपके 3 टॉपिक से सही हो गए। अब आपका आ गया पैराग्राफ। पैराग्राफ में आप 5 प्रश्न सही कर सकते हैं अगर पैराग्राफ को आपने अच्छे से किया है तो। अब पैराग्राफ अच्छे से किया है, 5 प्रश्न कर लिए, तो आपके 4 टॉपिक से 15 प्रश्न सही हो गए। टोटल 10 टॉपिक हैं। अभी देखो, अभी आप कितने अच्छे ढंग से सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। एक तो आपने सबसे पहले इन चारों टॉपिक को कवर किया और 4 टॉपिक में आपने 15 प्रश्न सही कर लिए, कितनी आसानी से। बस ध्यान रखना है, आपको लगन और मेहनत से काम करना है। जैसा मैं बताता हूं, अगर वैसा कर लिया तो कुल मिलाकर के आप बहुत नजदीक होंगे अपनी सफलता के। इसके बाद में हमारा जहां तक मानना है, चूंकि मैं कुछ बना बनाया नहीं, मैं सिर्फ अपना अनुभव आपसे शेयर करता हूं कि मैंने ऐसे तैयारी की थी और वो बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल किया था। कुल मिलाकर के अच्छे प्रश्न किए थे मैंने, ठीक ठाक प्रश्न हो गए थे, 32-35 तक हमारा स्कोर पहुंच गया था आसानी से। और चूंकि मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था, इसमें मैं बहुत वीक हूं, लेकिन हाँ, मैंने तैयारी की रणनीति के हिसाब से तो अच्छे नंबर हासिल किए। अब यहां पर आप रीडिंग कम्प्रीहेंशन कंप्लीट करेंगे, कम्युनिकेशन आपने कर लिया, ठीक है, आपने रिसर्च कर लिया, आपने टीचिंग कर लिया। अब आप संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी वाला टॉपिक, आईसीटी टॉपिक आप करेंगे। आईसीटी टॉपिक जो है आपका पूरा इंटरनेट कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, संप्रेषण भी इससे संबंध रखता है। चूंकि आप संप्रेषण पढ़ चुके हैं तो ये पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसमें आपको आईसीटी के बारे में समझना है, उसकी विभिन्न अवधारणाओं को समझना है, उसकी विशेषताओं को समझना है। फिर आप प्रवेश करेंगे कंप्यूटर में। कंप्यूटर में, हाँ, कंप्यूटर जब ये इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, सभी मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल की खूबियों के बारे में पता है। जो मोबाइल में होता है वही कंप्यूटर में सारी चीजें होती हैं। बस आपको थोड़ा सा इसको समझना है, कॉन्सेप्ट को इसके समझना है, थोड़ा सा इसके अवधारणाओं को समझने का प्रयास करना है। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर सॉफ्टवेयर्स को समझना है, आपको इंटरनेट समझना है, इंटरनेट के थोड़े से इतिहास को समझने का प्रयास करना है। हमें वो सारी चीजें समझनी हैं जो आईसीटी के क्षेत्र में आती हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आती हैं। हमें ईमेल के बारे में जानना होगा, व्हाट्सएप के बारे में समझना होगा, डाटा के बारे में समझना होगा। इंटरनेट के साथ बहुत ही अच्छा आप लोग बहुत अच्छी भली भांति समझते हैं इन सभी चीजों को, क्योंकि आप खुद इससे जुड़े हुए हैं आजकल के दौर में। अभी जो जैसे ऑनलाइन वीडियो होते हैं, ऑनलाइन टीचिंग है ना, वो चूंकि अब हम पढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो सूचना संचार प्रौद्योगिकी में ऑनलाइन टीचिंग भी एक टॉपिक ऐड हो जाता है। इसको भी आपको अच्छे से समझने का प्रयास करना है। और क्या क्या माध्यम हो सकते हैं, आउटपुट, इनपुट, है ना, कंप्यूटर से संबंधित आपको सारी जानकारी प्राप्त कर लेनी है, ठीक है। हाँ, कंप्यूटर से संबंधित जो विशेष शब्दावलियां हैं वो आपको पढ़नी पड़ेंगी, आपको बहुत सारी फुल फॉर्म समझनी है, आपको कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, इसकी प्रोसेसिंग क्या है, इसको समझना है। ये सारी चीजें हम इनसे क्या क्या लाभ प्राप्त करते हैं, और आजकल जो नई टेक्नोलॉजी है इसमें क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं, इसकी सारी चीजों को अच्छे समझ लेना है। और ये आपको इतनी आसानी से समझ में आ जाएगा क्योंकि आप ना वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। अब देखिए, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही आपको कहीं ना कहीं हमारी बात आप तक पहुंच रही है, तो ये सारी चीजें ना बहुत आसान हो जाती हैं। और कुल मिलाकर के आप इसमें आसानी से 3 प्रश्न हल कर सकते हैं। मैंने 3-3 का एवरेज लिया है, 3-3 प्रश्न का, तो आप आसानी से इसको भी कर सकते हैं। इसके बाद में एक ऐसा टॉपिक जुड़ता है आपके प्रथम प्रश्न पत्र से, जिसको हम रीजनिंग कहते हैं, तर्कशास्त्र कहते हैं। तर्कशास्त्र से आपके 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि
आपको लॉजिकल रीजनिंग से 5 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, आपको मैथमेटिकल रीजनिंग से 5 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। हाँ, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, रीजनिंग का टॉपिक आपको साथ ही में लेकर के चलना है। उसके लिए अलग से आपको समय नहीं निकालना है कि हाँ रीजनिंग को हम अलग से पढ़ लेंगे। ये आपको रखना है कि आप जैसे ही टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है, आप साथ में रीजनिंग करना भी शुरू कर दीजिए। विस्तृत सिलेबस क्या रहेगा, आप आसानी से जाकर के वेबसाइट पर इसको देख सकते हैं, आपको सिलेबस प्रथम प्रश्न पत्र का मिल जाएगा। आप समझने का प्रयास करेंगे कि रीजनिंग में प्रश्न कहां से आते हैं, आप बहुत आसानी से प्रीवियस ईयर के प्रश्न उठा करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ध्यान रखना है, आप हर वर्ष यूजीसी नेट परीक्षा में रीजनिंग से 10 प्रश्न आपको पर्याप्त रूप में देखने को मिलेंगे। उन 10 प्रश्नों में नंबर सीरीज से आपको लेटर सीरीज से प्रश्न देखने को मिल जाएगा। आपको ब्लड रिलेशन पढ़ लेना है, वहां से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। आपको बैठने का जो व्यवस्थित क्रम है ना, वहां से प्रश्न देखने को मिल जाएगा। आप वेन डायग्राम को पढ़ ही लेंगे बढ़िया से, वेन आरेख पढ़ लेंगे बढ़िया से। आप कथन कारक पढ़ लेंगे। तो आप तर्क वितर्क वाले जितने भी प्रश्न आते हैं सब पढ़ लेंगे। इनके लिए क्या करना है, आपको ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे उठा करके देख लेने हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से एक अनुमान लग जाता है कि कहां कहां से प्रश्न हर बार पूछता है। कैलेंडर को थोड़ा सा अच्छे से देख लेना है, आपको दिशा परीक्षण से प्रश्न पढ़ लेने हैं अच्छे से, है ना। कुल मिलाकर के आप इन टॉपिक को अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी से आप इन 10 प्रश्नों को टच करेंगे। और आपने अगर ये 10 प्रश्न टच किए तो मेरा दावा है कि आप आसानी से 8-9 प्रश्न रीजनिंग के कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप 8-9 प्रश्न रीजनिंग के कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप रीजनिंग को पढ़ लेंगे। रीजनिंग को साथ में लेकर के चलना है, अलग से कोई प्लान नहीं बनाना है कि रीजनिंग को के लिए हमने 1 हफ्ता निश्चित कर लिया, 15 दिन अब हम रीजनिंग लगाएंगे। आपको साथ में लेकर के चलना है रीजनिंग को। ये प्रैक्टिस पे है, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे रीजनिंग के, बहुत आसानी से कर लेंगे। क्योंकि इसमें जो लॉजिकल रीजनिंग है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है करना। कथन कारक वाले प्रश्न होते हैं, कथन अभिकरण प्रश्न होते हैं, करना मुश्किल है। प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। प्रैक्टिस पहले दिन से ही इसकी स्टार्ट कर देनी है, पढ़ना स्टार्ट कर देना है रीजनिंग को। ओके, तो इस तरीके से आपके 2 टॉपिक, ये जो लॉजिकल रीजनिंग है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, आसानी से कवर हो सकते हैं। और इसमें आप 8, अगर हम न्यूनतम मानते हैं तो आप 8 का एवरेज मान के चलिए, दोनों टॉपिक को जोड़ करके आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब कितने प्रश्न हो गए, आपने ना शिक्षण अभियोगिता में 4 प्रश्न सही कर देने हैं। आपने शोध अभिवृत्ति में 3 प्रश्न कर देने हैं, 4-3 7 प्रश्न हो गए। कम्युनिकेशन में 3 कर देने हैं, 10 हो गए। रीडिंग कम्प्रिहेंशन में आपने 5 कर देने, 5। तो ये आपके आसानी से 15 प्रश्न चारों टॉपिक से हो गए। आईसीटी से आप 3 करेंगे, 18 प्रश्न हो गए। आप इसके बाद 5 टॉपिक में आपने 18 प्रश्न कर दिए। 2 टॉपिक रीजनिंग के आपने यहां से, अगर हम बताते हैं आपने यहां से 8 प्रश्न कर दिए, तो 18 और 8 26। आपने क्या काम किया, आपने 7 टॉपिक टच किए और 26 प्रश्न कर दिए सही। अब इसके बाद क्या बचा आपके पास, आपके पास डीआई बचा है, आपके पास हायर एजुकेशन बचा है ना, आपके पास पर्यावरण बचा है। ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। अब इनके लिए क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, ये देख लेते हैं। इसमें सर्वप्रथम सबसे पहले आप ना हायर एजुकेशन पढ़ लीजिएगा। हायर एजुकेशन में मैं आपको बता दूं 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 प्रश्न से हर बार 2 प्रश्न करंट अफेयर के होते हैं। तो आप इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा हायर एजुकेशन करंट अफेयर, ठीक है, जो वर्तमान में करंट की न्यूज बनी है उच्च शिक्षा को लेकर के, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उच्च शिक्षा, जितने भी शिक्षा को लेकर के आयोग बनाए गए हैं ऐतिहासिक काल में देखेंगे, आधुनिक इतिहास में, है ना, जब ब्रिटिश शासन था भारत में तब से लेकर के और अब तक जितने भी शिक्षा से संबंधित आयोग हैं, आप सब एक बार उनको टच कर लें। और जो एनईपी है, नई शिक्षा नीति है, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में कितनी यूनिवर्सिटी हैं, कितने केंद्रीय विद्यालय हैं, कितने स्टेट विद्यालय हैं ना, और अन्य जो IIT हैं, IIT हैं, टॉप जो यूनिवर्सिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं पूरे विश्व में, आप उनको पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। भारत में टॉप जो रैंकिंग यूनिवर्सिटी है, टॉप रैंक जो कॉलेजेस हैं, आप उनको अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा। ये करंट के प्रश्न होते हैं, यहां से कम नहीं तो 5 में से 2 प्रश्न करंट के पूछता है, और एक प्रश्न आपको आयोग से मिल जाएगा। जितने भी अभी तक आयोग बनाए गए हैं ब्रिटिश काल से लेकर के अभी तक, वहां से। और पिछली 2-3 बार से परीक्षा में ना जैसे प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था और मध्यकालीन भारत की शिक्षा व्यवस्था, आधुनिक कालीन शिक्षा व्यवस्था से प्रश्न 1-2 रहते हैं। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था जैसे, और सामान्यतः मैंने देखा है कि बौद्ध धर्म की शिक्षा व्यवस्था से प्रश्न अक्सर पूछता है। तो प्राचीन जो विद्यालय थे भारत में, प्राचीन भारत में जो विद्यालय हैं या बौद्ध धर्म से संबंधित जो विश्वविद्यालय रहे हैं, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ये टॉपिक भी टच करना है, छोड़ना नहीं है। आप इस प्रकार अगर इन बताए गए टॉपिक्स को टच करते हैं हायर एजुकेशन में, तो कुल मिलाकर के आप 5 में से आसानी से 3 प्रश्न हल कर सकते हैं, बाकी ज्यादा भी हो जाएंगे अगर अच्छे से आपने इतना पढ़ लिया तो। इसके बाद में पर्यावरण पढ़ेंगे आप, इन्वायरमेंट का भी बहुत अच्छा टॉपिक है। पर्यावरण में भी मैं आपको बता दूं कि 2 प्रश्न करंट अफेयर के हो जाते हैं। 5 प्रश्नों में 2 प्रश्न ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर से बनते हैं। करंट अफेयर से कहां से बनेंगे? आप पर्यावरण के करंट अफेयर को सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर, गूगल पर, आपको पर्यावरण से संबंधित जो करंट अफेयर मिल जाएंगे, करंट के जो मुद्दे रहते हैं वहां से आसानी से मिल जाएंगे। हाँ, आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है, आपको वायुमंडल को पढ़ना है, विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं वायुमंडल में उनको अच्छे से अध्ययन कर लेना है। आपको जो प्रदूषक हैं वो पढ़ लेने हैं, जो पर्यावरण जिसे हमारा दूषित हो रहा है, आपको विभिन्न प्रकार की होने वाली बीमारियां हैं उनको पढ़ लेना है, जैसे जल से संबंधित होने वाली बीमारियां हैं, है ना, जो संक्रमण है, आपको थोड़ा हेल्थ के बारे में पढ़ना है ना, इसमें थोड़ा सा पर्यावरण में ये चीजें जुड़ जाती हैं, हेल्थ से भी रहता है। तो और करंट से तो इसमें 2 प्रश्न हर बार रहते हैं। हाँ, पर्यावरण में आपको ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी हैं। आप प्रदूषण को अच्छे से थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, और प्रदूषण के नियंत्रण के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो अच्छे से आसानी से आप प्रश्न कर सकते हैं। आप ना लाइट के बारे में थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है, वर्षा के बारे में पढ़ना जरूरी है, विभिन्न प्रकार की जो पवनें हैं इनके बारे में पढ़ना जरूरी है ना, और जो क्लाइमेट हमारा है, जलवायु है, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना है, ठीक है। इसके बाद में एक और टॉपिक बचता, अगर इतना कर लेते हैं ना पर्यावरण में, तो 3 प्रश्न आराम से सही हो जाएंगे, अच्छे से सही हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं जो अक्सर बच्चे नहीं कर पाते हैं और बहुत बच्चे कर भी लेते हैं, और अगर आपने ये कर लिया तो आसानी से एकदम एक लंबी छलांग आप लगाएंगे। मान के चलिए अब हम बात करेंगे डेटा की, डेटा इंटरप्रिटेशन, है ना, आंकड़ों की व्याख्या करना। इसमें अगर आपने कर लिया, अगर आपने ना डेटा जो दिया है उसको एनालिसिस कर लिया, तो आसानी से आप 5 प्रश्न कर देंगे। अगर आपने डेटा एनालिसिस नहीं कर पाए तो ना आप तुक्का लगा के आएंगे, सीधा मैं बताता हूं, क्योंकि आप कर तो पाए नहीं तो क्या करना है, अब करना तो है ही, तो तुक्का लगा के आएंगे, और तुक्के में आसानी से आप कई बार 2 प्रश्न, कई बार 3, कई बार 4 प्रश्न सही कर लेते हैं, कई बार 1 को नहीं सही होते हैं। तुक्के का तो ये रहता है, संदेह पर रहता है, 1 सही हुआ, 2 सही हुए, 3 सही हुए, 4, 1 को नहीं सही हुए। अगर आपने डेटा को एनालिसिस कर लिया है, अच्छे से उसका अध्ययन किया, अच्छे से उसको हल किया डेटा को, उसके बाद में ना आपके 5 प्रश्न सही हो जाएंगे अगर डेटा को अच्छे से हल किया है तो। और मेरा हर बार डेटा में 5 के 5 प्रश्न सही हो जाते हैं। प्रारंभ में नहीं होते थे, 1-2 बार परीक्षाएं दी नहीं हुए डेटा के प्रश्न, तुक्के में 1-2 सही हो गए, लेकिन अब हम 5 के 5 प्रश्न सही कर देते हैं। और हकीकत बता दें तो गणित हमारी वीक बहुत ज्यादा है, मैंने कभी गणित में अच्छे प्रश्न कर ही नहीं पाए,
हाई स्कूल में गणित में बहुत कम स्कोर रहा है, उसके बाद गणित छोड़ दी। बता दें गणित में मेरा एकदम 0, मुझे कुछ नहीं आता ज्यादा, लेकिन फिर भी मैंने 5 प्रश्न हर बार डेटा के कर देता हूं। कैसे? थोड़ा सा अनुभव भी हो गया है। आपको क्या करना है इसके लिए, आप ना इसमें अनुपात अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अनुपात निकालना, समानुपात पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इतना करने के बाद में आप प्रतिशत को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। प्रतिशत का प्रतिशत निकालना कई बार प्रश्न पूछता है यहां से आपको ना, तो इसके बारे में पढ़ना है आपको अच्छे से। अनुपात आपको निकालना आना चाहिए, प्रतिशत आपको निकालना आना चाहिए। हाँ, और इसमें आपको औसत निकालना भी आना चाहिए। औसत, प्रतिशत, अनुपात यह निकालना आपने सीख लिया, और जोड़ घटाना गुणा भाग आपको आता है, कैलकुलेशन आपको आता है। और कई बार थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लेते हैं डाटा को एनालिसिस करने की। 2-4 पैराग्राफ आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न उठाइए और डेटा को एनालिसिस करने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छे सीख जाएंगे आप। इसमें 5 के 5 प्रश्न कर सकते हैं। और ये व्यवस्थित रणनीति आप फॉलो अगर करते हैं तो पहले दिन से, आज से ही मन बना लो कि हमको करना है। अगर आप इसको अच्छे से तैयारी करते हैं, निश्चित है सफलता आपके कदम चूमेगी। और जो जून 2024 की जो परीक्षा है, इसमें आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो आज हमारा जो विशेष जो मेरी बातचीत थी वो इसी पर लेकर के थी, हमको पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है। कई बार समस्याएं होती है ना, हमको नहीं मार्गदर्शन मिल पाता अच्छा सा, तो मैंने कहा कि आज चलो बताते हैं आपको इस विषय में। तो अच्छा हाँ, अब ये तो सब कुछ हो गया ना, ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, सर ने ये बता दिया, ये पढ़ लेना, वो पढ़ लेना, पढ़ेंगे कहां से? तो पढ़ने के लिए अच्छे स्रोत क्या हो सकते हैं? सर्वप्रथम तो पियर्सन की किताब आती है, तो आप पियर्सन प्रकाशन की एक किताब खरीद लीजिए। कुछ मदान करके कोई राइटर हैं, उसके बहुत अच्छी किताब है। इसमें आपको जो इसमें सामग्री है बहुत ही अच्छे ढंग से, व्यवस्थित ढंग से समझाने का प्रयास किया गया है। पियर्सन की किताब से आप सब मत पढ़िएगा, पियर्सन की किताब से आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ लीजिएगा, आप पियर्सन की किताब से शोध अभिवृत्ति पढ़ लीजिएगा, आप पियर्सन की किताब से ना कम्युनिकेशन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बस ये 3 टॉपिक आप पियर्सन की किताब से पढ़िएगा। इसके बाद में आप उच्च शिक्षा व्यवस्था पियर्सन की किताब से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें विभिन्न सारे आयोग जो मैंने बताया आपको पढ़ने हैं, आप ये गूगल सर्च कर लेंगे, वहां से भी मिल जाएंगे आपको। एनईपी नई शिक्षा नीति के बारे में गूगल सर्च करेंगे, आपको वहां से मिल जाएगी। पर्यावरण का जो टॉपिक है, एक परीक्षा वाणी की किताब आती है पर्यावरण की, जो टॉपिक आपको मैंने बताया है, आप वहां से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। परीक्षा वाणी, पर्यावरण के लिए आप परीक्षा वाणी को उठाइएगा। अब आईसीटी की बात करते हैं। आईसीटी के लिए आप एक ट्रिपल-सी की कोई कंप्यूटर की किताब आती है, अरिहंत की किताब आती है ट्रिपल-सी की, आप उसको पढ़िएगा। हालांकि इसमें भी पियर्सन की किताब में भी दिया है आईसीटी के बारे में, आप इसको पढ़िएगा, लेकिन आप स्पेशली उसको वहां से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। आईसीटी को, वहां कंप्यूटर की किताब है ट्रिपल-सी की है, आप उसको अच्छे से पढ़िएगा, तो आप वहां से एक अच्छा, उसमें अच्छा स्कोर कर सकेंगे। डेटा एनालिसिस की बात करें तो वो एक आप उसको उसके ट्रिक समझने का प्रयास कीजिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कीजिएगा उसके लिए। अब बात रीजनिंग की करते हैं। रीजनिंग के लिए आप अलग से अरिहंत की एक बुक खरीद लीजिए, रीजनिंग की आती है, आप वहां से लगाना शुरू कीजिए रीजनिंग को। क्योंकि उसमें, मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रश्न देंगे, प्रश्नों को हल करने का तरीका दिया होगा आपको। वहां पर जो 2 टॉपिक हैं
लॉजिकल और मैथमेटिकल रीजनिंग दोनों में सहायता मिलेगी। अब चूंकि हमने तो वैसे ही पढ़ा था, हम अपना अनुभव ही बता रहे हैं, तो सारी चीजें आपको पियर्सन की किताब से नहीं पढ़नी है, कुछ चीजें आपको अलग से भी पढ़नी है। तो इस तरीके से आप एक अच्छी सी तैयारी कर सकते हैं और अच्छा मुकाम हासिल करेंगे यूजीसी नेट में। और अगर अच्छे से आपने एनालिसिस कर लिया, अगली बार मिलिएगा, आप कहेंगे 35 क्वेश्चन सर सही कर दिए हम, तो अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको आसानी से 35 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।